दोस्तों 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच बैटल ऑफ प्लासी हुई थी। इसी युद्ध में जीत के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को पहली बार भारत के किसी क्षेत्र की पॉलिटिकल पावर मिली थी। बैटल ऑफ प्लासी के बाद ही ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे पूरे इंडिया में एक्सपेंड करने लगी थी। बैटल ऑफ प्लासी के ठीक 100 साल बाद यानी 1857 में भारत में ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट एक रिवोल्ट हुआ था, जिसे आज हम लोग रिवोल्ट ऑफ 1857 या द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से जानते हैं। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में इसी रिवोल्ट के बारे में पूरा डिटेल से जानेंगे। रिवोल्ट ऑफ 1857 को समझने के लिए हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे किन किन कारणों की वजह से रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ था, कैसे रिवोल्ट ऑफ 1857 की शुरुआत हुई थी और कैसे ब्रिटिशर्स ने इस रिवोल्ट को दबाया था, और साथ ही ये भी जानेंगे कि इस रिवोल्ट का क्या इम्पैक्ट पड़ा था। तो बैटल ऑफ प्लासी के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे पूरे इंडिया का रूलर बन गई थी। रूलर बनने के बाद इसने भारतीयों को बहुत बुरी तरह से लूटा था। पीजेंट्स को अपनी जमीन गंवानी पड़ रही थी क्योंकि जमीन पर जो टैक्स था वो बहुत ही ज्यादा हाई था, और जो पीजेंट्स टैक्स पे नहीं कर पाता था कंपनी उसके जमीन को छीन लेती थी। अब जो भारत के क्राफ्ट्समैन थे जो हाथों से सामान बनाकर भारतीय बाजार में बेचा करते थे वो धीरे धीरे बेरोजगार होने लगे थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स भारत में फॉरेन गुड्स को काफी ज्यादा बढ़ावा देने लगे थे और ये फॉरेन गुड्स भारत के हाथ से बने सामान के मुकाबले काफी सस्ता होता था। इसी वजह से फॉरेन गुड्स ने इंडियन गुड्स की जगह ले ली। इस तरह ब्रिटिशर्स ने भारतीयों को इकोनॉमिक लेवल पर सताया। अब ये कंपनी क्या कर रही थी कि यह ईसाई मिशनरीज को भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए बढ़ावा देने लगी थी। इससे क्या होता था कि भारत में जातिवाद से परेशान लोग अपना धर्म छोड़कर ईसाई धर्म को अपनाने लगे थे। जो लोग अपना धर्म परिवर्तन कर रहे थे उनके घर वालों ने साफ बता दिया कि यदि कोई धर्म परिवर्तन करेगा तो उनको अपने बाप दादा की संपत्ति या जमीन जायदाद पर कोई अधिकार नहीं होगा। तो अब धीरे धीरे लोगों ने अपना धर्म परिवर्तन करना कम कर दिया था। लेकिन फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक एक्ट लाया, लेक्स लॉसी एक्ट। कंपनी ने कहा इस एक्ट के अनुसार जो भी अपना धर्म परिवर्तन करेगा, ईसाई धर्म को अपनाएगा, उसका अपने बाप दादा की संपत्ति पर भी अधिकार होगा। तो इस तरह से दोस्तों ब्रिटिशर्स ने भारत पर अपना धर्म को भी बढ़ावा देने लगे। ब्रिटिशर्स ने भारत पर सती प्रथा पर भी उस समय रोक लगा दिया था और विधवा विवाह को भी बढ़ावा देने लगी थी, जिससे भारतीय समाज को उस समय काफी ठेस पहुंची थी। तो इस तरह से ब्रिटिशर्स ने भारतीयों को केवल इकोनॉमिक लेवल पर ही नहीं बल्कि रिलीजियस लेवल और सोशल लेवल पर भी काफी ज्यादा इम्पैक्ट किया था। दोस्तों ब्रिटिशर्स से सिर्फ भारतीय आम जनता ही नहीं बल्कि ब्रिटिश आर्मी में काम करने वाले भारतीय सिपाही भी काफी परेशान थे। इंडियन सिपोइस यानी भारतीय सैनिक की परेशानी की वजह थी ये न्यू इनफील्ड राइफल। अब इस न्यू इनफील्ड राइफल को डिटेल से समझिए, क्योंकि इसी राइफल की वजह से रिवोल्ट ऑफ 1857 की शुरुआत हुई थी। दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी आर्मी के लिए इस न्यू इनफील्ड राइफल को भारत में लाया था। ब्रिटिश आर्मी इससे पहले जो राइफल यूज करती थी उसमें क्या होता था कि गन को लोड करने के लिए गन पाउडर और बुलेट दोनों अलग अलग होता था। अभी यानी वर्तमान समय में जो गन यूज किया जाता है उसमें गन पाउडर और बुलेट दोनों एक साथ सील्ड होता है। अब जब इंडियन सिपोइस को राइफल लोड करना होता था तब पहले गन पाउडर को राइफल में डाला जाता था, फिर बुलेट को राइफल में डाला जाता था, देन राइफल शूट करने के लिए तैयार होता था। अब ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी आर्मी में ये न्यू इनफील्ड राइफल जो लाई थी, इसमें क्या होता था कि राइफल को लोड करने के लिए एक कारतूस होता था। इस कारतूस में क्या होता था कि गन पाउडर और बुलेट दोनों एक साथ पैक होता था। अब जब इंडियन सिपोइस को राइफल लोड करना होता था तो पहले कारतूस को दांत से चीरना पड़ता था और फिर गन पाउडर को और बुलेट को राइफल के अंदर डालना पड़ता था। एक दिन क्या हुआ कि इंडियन सिपोइस के बीच अफवाह फैल गई कि ये जो नई कारतूस आई है इसके चारों ओर गाय और सुअर की चर्बी लपेटी गई है। ब्रिटिश आर्मी में जो इंडियन सिपोइस यानी भारतीय सैनिक थे उन्हें लगने लगा कि ब्रिटिशर्स उनका धर्म नष्ट करना चाहते हैं, क्योंकि कारतूस को मुंह से चीरना पड़ता था और ये कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी लपेटी गई थी। अब गाय हिंदुओं के लिए पूजनीय होती है और सुअर मुस्लिमों के लिए हराम होता है, तो इसलिए इस कारतूस को ना तो हिंदू यूज कर सकते थे और ना ही मुस्लिम। तो इंडियन सिपोइस ने क्या किया कि इन्होंने इस नई कारतूस को यूज करने से मना कर दिया। यह था दोस्तों काउजेस ऑफ रिवोल्ट, यानी इन्हीं सब कारणों की वजह से रिवोल्ट हुआ था। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों बिगिनिंग ऑफ रिवोल्ट, यानी कब और कैसे इस रिवोल्ट की शुरुआत हुई थी। 29 मार्च 1857 को क्या हुआ कि बैरकपुर के जो सिपोइस थे इन्होंने विद्रोह कर दिया। बैरकपुर के सिपोइस ने इस कारतूस को यूज करने से मना कर दिया और सारी बंदूकें ब्रिटिश सरकार को वापस करने लगे। तो ब्रिटिश ऑफिसर ने बदले में क्या किया कि इनके ऊपर दबाव डालने लगे, इनको प्रताड़ित करने लगे कि तुम कैसे यूज नहीं करोगे यह कारतूस। तो यह सब सुनकर भारतीय सैनिक में एक सैनिक की सनक गई, मंगल पांडे। ये बंदूक लेकर छावनी से बाहर निकले, छीला उसी कारतूस को और लगाया बंदूक पर, और ब्रिटिश ऑफिसर लेफ्टिनेंट बाग पर फायर कर दिया। लेकिन गोली चूक गई और लेफ्टिनेंट बाग किसी तरह बच गए। तो फिर मंगल पांडे ने निकाली अपनी तलवार और लेफ्टिनेंट बाग का गला काट दिया। लेफ्टिनेंट बाग को बचाने मेजर जेम्स आ रहे थे।
तो मंगल पांडे ने उसी तलवार से मेजर जेम्स का भी गला काट दिया। अब मंगल पांडे को पता था कि हमने 2 ब्रिटिश ऑफिसर को मारा है, हमें तो फांसी होगी, लेकिन मैं इन अंग्रेजों के हाथ नहीं मरूंगा। मंगल पांडे ने लगाई बंदूक अपनी सीने पर और गोली चला दी, लेकिन ब्रिटिश ऑफिसर्स ने मंगल पांडे को बचा लिया ताकि उन्हें वो अपनी तरीके से सजा दे सके। कोर्ट में मंगल पांडे को फांसी की सजा सुना दिया गया और 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी पर चढ़ा दिया गया। 1857 की इस मार्च की घटना ने पूरे भारत को हिला डाला कि एक भारतीय सैनिक खड़ा हो गया पूरे ईस्ट इंडिया कंपनी के फौज के खिलाफ। इसके बाद अवध के 7th रेजिमेंट के सैनिकों ने भी इस कारतूस को यूज करने से मना कर दिया। बदले में ब्रिटिशर्स ने इस पूरे रेजिमेंट को डिसबैंड कर दिया। दोस्तों, इस तरह छोटे छोटे विद्रोह लगभग देश के हर हिस्से में हो रहे थे। 24 अप्रैल को मेरठ के 90 में से 85 सैनिकों ने इस कारतूस को यूज करने से मना कर दिया। बदले में ब्रिटिशर्स ने 85 सैनिकों को 10 साल के लिए जेल में डाल दिया। तो 90 में से 5 सैनिक जिन्हें जेल में नहीं डाला गया था, ये अपने 85 सैनिक भाइयों को छुड़ाने के लिए प्लान बनाते हैं कि हम अपने साथियों को जेल तोड़कर बाहर निकालेंगे। तो फाइनली 10 मई 1857 को ये 5 सैनिक अपने 85 सैनिक साथियों को जेल तोड़कर छुड़ा लेते हैं और सब मिलकर विद्रोह के लिए दिल्ली की ओर निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें जो भी ब्रिटिशर्स मिलते उन्हें वो मार देते हैं। जब 11 मई को ये सारे सिपाही दिल्ली पहुंचे तो उन्होंने यहाँ देखा कि दिल्ली के जो भारतीय सैनिक थे, इन्होंने भी वहाँ विद्रोह कर दिया था। वहाँ पर भी ब्रिटिशर्स को मारपीट काट दिया था। अब ये सारे भारतीय सैनिक पहुंचे लाल किला। क्यों पहुंचे लाल किला? क्योंकि लाल किला में रहते थे उस समय के मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर 82 साल के हो गए थे, पेंशन पर जी रहे थे और आखिरी मुगल बादशाह थे। क्यों गए सब इनके पास? क्योंकि भारतीय सैनिक मुगलों को ही अपना राजा मानते थे। इसलिए भारतीय सैनिक चाहते थे कि इस रिवोल्ट को बहादुर शाह जफर ही लीड करे। जब इस रिवोल्ट को यानी विद्रोह को बहादुर शाह जफर लीड करने लगे तो भारतीय सैनिकों में एकता आ गई और देश के कोने कोने में जोर शोर से विद्रोह होने लगा और हम अंग्रेजी शासन को उखाड़ फेंकने की कोशिश करने लगे। लेकिन हमारी ये कोशिश असफल हो गई थी। ये था दोस्तों बिगिनिंग ऑफ रिवोल्ट, यानी कैसे रिवोल्ट की शुरुआत हुई थी। अब हम लोग देखते हैं कि किन किन कारणों की वजह से रिवोल्ट असफल रहा था और साथ ही ये भी देखेंगे कि ब्रिटिशर्स ने इस रिवोल्ट को कैसे दबाया था। 1857 का रिवोल्ट बड़े भाग में तो फैला था, लेकिन इस रिवोल्ट में समाज के सभी लोगों ने भाग नहीं लिया था। साथ ही इस रिवोल्ट का असर पूरे देश में भी देखने को नहीं मिला। विद्रोह बस नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल इंडिया तक ही सीमित था। साउथ इंडिया तक तो यह रिवोल्ट पहुंच ही नहीं पाया था। वहीं इस रिवोल्ट में इंडिया के बहुत सारे लोकल रूलर और जमींदारों ने भाग नहीं लिया था और इंडिया के कुछ रूलर और जमींदार जैसे ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजा और भोपाल के नवाब ने तो इस रिवोल्ट को सप्रेस करने में ब्रिटिशर्स की मदद भी की थी। अब इंडिया के जो क्रांतिकारी थे यानी विद्रोही थे, इनके पास ना तो मॉडर्न वेपन्स थे और ना ही युद्ध के बाकी सामान थे। ज्यादातर सिपाही तो एंशिएंट वेपन्स जैसे तलवार और भाले से ही फाइट कर रहे थे। विद्रोहियों का ना तो कोई कॉमन प्लान था और ना ही कोई अच्छा लीडर। सब विद्रोही अपने मन से अपने क्षेत्र में विद्रोह कर रहे थे। इन्हीं सब कमियों की वजह से ब्रिटिशर्स इस रिवोल्ट को सप्रेस करने में सक्सेसफुल हो गए थे। 20 सितंबर 1857 को गवर्नर जॉन निकोलसन के नेतृत्व में एक लंबी लड़ाई के बाद ब्रिटिशर्स ने दिल्ली को कैप्चर कर लिया था। इसके बाद मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया गया था और रंगून भेज दिया गया था। रंगून में ही बहादुर शाह जफर की मृत्यु 1862 में हो गई थी। इसके बाद क्या हुआ था कि इस रिवोल्ट में जो लोकल रूलर और जमींदारों ने भाग लिया था उन्हें मार दिया जाता है और फिर से ब्रिटिशर्स ने धीरे धीरे पूरे इंडिया को कैप्चर कर लिया था। लेकिन फिर भी 1857 का रिवोल्ट बेकार नहीं जाता है। आने वाले समय में फ्रीडम की लड़ाई के लिए यह रिवोल्ट इंस्पिरेशन का काम करता है। ये देखा दोस्तों हम लोगों ने कि किन किन कारणों की वजह से रिवोल्ट अनसक्सेसफुल रहा था और कैसे ब्रिटिशर्स ने इस रिवोल्ट को सप्रेस किया था। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों इम्पैक्ट ऑफ रिवोल्ट, यानी इस रिवोल्ट का क्या इम्पैक्ट रहा था। इस रिवोल्ट के बाद इंडिया में बहुत सारे बदलाव हुए थे। सबसे बड़ा बदलाव ये हुआ था कि 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू इंडिया को गवर्न करने की पावर ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन को ट्रांसफर कर दिया गया था। यानी अब तक इंडिया को एक प्राइवेट कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी गवर्न कर रही थी, लेकिन इस रिवोल्ट के बाद इंडिया को गवर्न करने की पावर ब्रिटिश क्राउन को ट्रांसफर कर दिया गया था। इसके बाद क्वीन विक्टोरिया ने अनाउंस किया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का अपनी टेरिटरी एक्सपेंड करने का कोई भी इरादा नहीं और साथ ही ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया के किसी रिलीजियस मामले में दखल नहीं देगी। इसी के साथ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वाइसराय ऑफ इंडिया का टाइटल दे दिया गया था। यानी अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वाइसराय ऑफ इंडिया कहा जाने लगा था। पहले वाइसराय ऑफ इंडिया बने लॉर्ड कैनिंग, जो कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, उन्हें वाइसराय ऑफ इंडिया बना दिया गया था। 1857 के जैसा कोई और रिवोल्ट ना हो, इसके लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने आर्मी को रीऑर्गेनाइज किया और इसमें यूरोपियन सोल्जर्स को बढ़ाया। ये थी दोस्तों रिवोल्ट ऑफ 1857 की पूरी स्टोरी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप यहाँ क्लिक कर मेरी ईस्ट इंडिया कंपनी वाली वीडियो को देख सकते हैं।